तो क्या हाल है दोस्तों, सब खैरियत से हैं? तो बात करते हैं साल की सबसे अमेजिंग सीरीज की जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ऐसे तो इसके 8 पार्ट से हम इस सीरीज के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमें एक गरीब लड़के की कहानी सुनाई जाती है। वो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। उस लड़के के साथ क्या होता है वो हमें सीरीज के एंड पर पता चलता है। तो आइए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी है लोफी की, जो कि समंदर में एक बड़े खजाने को ढूंढने निकलता है और सफर में उसे मिलते हैं कई सारे विलन और कई सारे अच्छे दोस्त। क्या अब लोफी इस खजाने को ढूंढ पाएगा और क्या होगा इसका ये समुद्री एडवेंचर? चलिए आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्री लुटेरों की एक दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ सबसे बड़ा पायरेट गोल्ड रॉजर होता है, जिसे दुनिया 22 सालों से ढूंढ रही थी और वो सब समुद्री लुटेरों का बादशाह था। बड़ी मुश्किलात के बाद लेकिन गोल्ड रॉजर को आज पकड़ लिया गया है और मेरीन फोर्स यानी कि समुद्री सैनिकों के वाइस एडमिरल ग्रैप उसे सभी लोगों के सामने मारने लाते हैं, ताकि लोगों को सीख मिल सके और अब कोई भी पायरेट बनने के बारे में ना सोच सके और इस दुनिया से सभी पायरेट्स खत्म हो जाएं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रॉजर ने सारा खजाना इकट्ठा करके कहीं छुपा दिया था। गोल्ड रॉजर सबको बताता है कि उसने समुद्र में काफी सारा खजाना छुपा रखा है, जिसको वन पीस के नाम से जाना जाता है। गोल्ड रॉजर ने वो खजाना ग्रिंट लाइन में छुपा रखा था, जहाँ जाना इंतहाई मुश्किल था, जिसके पीछे पूरी दुनिया के पायरेट्स लगे हुए थे। वो लोगों को मोटिवेट करता और उनसे कहता है कि अब पायरेट्स का जमाना आ गया है। गोल्ड रॉजर सबसे कहता कि समंदर में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ, और ये सुनकर लोगों में खजाना ढूंढने का जज्बा पैदा होता है। तभी ग्रैब ये देखकर गोल्ड रॉजर को मरवा देता है। मूवी का असल सस्पेंस अब स्टार्ट होता है, क्योंकि रॉजर ने अपने खजाने की असली जगह ग्रैंड लाइन के बारे में तो लोगों को बताया नहीं था। इस खजाने को ढूंढने की परीक्षा में अब कई सारे लोग गोल्ड रॉजर को खजाना ढूंढने के लिए समंदर में जाकर पायरेट्स बनने लगे थे। मतलब कि गौरव का पूरा प्लान उल्टा हो गया। वो चाहता था पायरेट्स इस दुनिया से खत्म हो जाएं, लेकिन गोल्ड रॉजर के मरने के बाद पायरेट का अब नया युग शुरू हो गया था। सभी पायरेट्स रॉजर के खजाने, जिसे वन पीस के नाम से जाना जाता है, उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब कहानी 22 साल आगे आती है। यहाँ हमें एक लड़के मंकी डी लोफी को दिखाया जाता है। लोफी गोल्ड रॉजर के खजाने यानी वन पीस को ढूंढकर पूरे समुद्र का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है, मगर उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे शिप चाहिए। उसके पास एक छोटी सी नाव होती है। वो उस पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन अब पहले ही दिन जिस बोट पर वो बैठता था उसमें पानी आने लगा। लूफी ये देखकर एक ड्रम में घुस जाता है और पानी में डूबने से बच जाता है, मगर फिर उसका ड्रम पानी में तैरते हुए 2 पायरेट्स के जहाज के पास पहुंच जाता है, जिसके बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। यहाँ इस बड़े जहाज की कैप्टन ओल्विडा होती है। ओल्विडा भी एक लुटेरी थी। उसका काम ट्रेजर ढूंढना था, जिसके ऊपर मरीन फोर्स ने काफी सारे पैसों का इनाम रखा था। ओल्विडा अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों को शिकस्त देकर बंदी बना लेती। फिर ओल्विडा के साथी इस जहाज का सामान लूट कर अपने जहाज पर लाया करते थे। इस बीच ये लोग इसी ड्रम को उठाकर अपने जहाज में ले आए, जिसमें लोफी छुपा हुआ था। फिर जब रात में सब सो रहे थे तो लोफी ड्रम से बाहर आता है। लोफी को यहाँ एक लड़का कोबी मिलता है। कोबी असल में ओल्विडा का गुलाम था। कोबी दिल का बहुत अच्छा लड़का था। उसका सपना था कि एक दिन इन सब लोगों को बचाएगा जिन पर जुल्म होता है, और वो मरीन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। कोबी को ओल्विडा ने एज अ स्वीपर रखा हुआ था। लोफी को देखकर डर जाता है और लोफी उसे शांत करता है और कहता है वो उसे नहीं मारेगा। फिर लोफी कोबी को बताता है कि वो भी एक पायरेट है। कोबी उससे कहता है कि तुम कोई पायरेट तो नहीं लगते। इस पर लोफी कहता है कि सारे पायरेट्स बुरे नहीं होते, मैं भी एक दिन पायरेट का बादशाह बनूंगा। कोबी ओल्विडा को अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे पता चल गया कि शिप पर कोई नया लड़का आया है और उसे कोबी ने नहीं बताया तो वो कोबी को जान से मार देगी। इसीलिए वो लोफी को यहाँ से जाने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और इसी बीच लोफी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लोफी बचपन से ही एक पायरेट बनना चाहता था और लोफी को शैंक नाम का एक पायरेट बहुत पसंद था और उसी शैंक को अपना हीरो मानता था। वो भी एक लुटेरा था। अब जब शैंक अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर वापस आता है तो लोफी शैंक से उसे भी इसकी टीम में शामिल करने के लिए कहता है, मगर शैंक इससे कहता है कि तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो, ये काम काफी खतरनाक है। मगर ये सुनकर लोफी जहाज पर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और सबके सामने अपने चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं है और वो पायरेट बन सकता है। इसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में कोबी लोफी से कहता है कि तुम एक पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो। इस पर लोफी कहता है, पायरेट बनकर हम समंदर में अपने साथियों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं। हम पायरेट बिल्कुल आजाद होते हैं। कोबी भी आजाद होना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि जहाज के कप्तान
ओल्विडा उसे आजाद नहीं होने देगी। अभी यही बातें कर रहे थे तो लूफी ने जो एक बड़ा सा डंडा उठाया हुआ होता है वो किसी चीज पर जाकर टकराता है और उसके शोर से सब लोग जाग जाते हैं और ओल्विडा भी यहाँ आ जाती है। ओल्विडा को लगता है कि कोबी उसे धोखा दे रहा था, इसलिए ओल्विडा अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे बचा लेता है। लूफी अकेले ही ओल्विडा और उसके सभी साथियों से लड़ता है और फिर गोलियों से भी कुछ नहीं होता। ये देखकर ओल्विडा को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद ओल्विडा अपना भारी भरकम हथियार उठाकर उसे मारती है, लेकिन लूफी का शरीर लचकदार होता है और इसीलिए वो ओल्विडा के हमले से बच जाता है। ये देखकर ओल्विडा भी हैरान हो जाती है। अपने पूरे शरीर को लचकदार करके अपनी पावर से जहाज की दूसरी तरफ जाता है। तभी ओल्विडा आकर इस पर हमला करती है, लेकिन इससे भी वो बच जाता है और इससे ओल्विडा के जहाज पर आग लग जाती है। ओल्विडा को काफी गुस्सा आता है और वो कोबी को मारने वाली थी, तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव गुम गुम पस्तू करते हुए ओल्विडा को उड़ा देता है और ओल्विडा सबको अलविदा कहकर चली जाती है। यहाँ अब सभी लोग लूफी से डरकर हार मान लेते हैं और लूफी कोबी के साथ यहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक तलवारबाज रोरोना जोरो को देखते हैं जो कि सभी समंदर पायरेट का शिकार करता है। यहाँ एक आदमी मिस्टर सेवन रोज को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, मगर रोज उसे मना कर देता है क्योंकि और 7वें नंबर का था। जोरो एक अच्छा योद्धा था और वो चाहता है कि उसके पास पहले नंबर वाला आए। उसके बाद जोरो मिस्टर सेवन से फाइट करता है और जोरो काफी अच्छा तलवारबाज था और वो अपनी दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर सेवन को 2 टुकड़ों में काटकर बोरी में बंद कर देता है। यहाँ ये सीन शिफ्ट होता है। हमें फिर से लूफी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ लूफी को शैंक्सन समझा रहा होता है कि मैंने मान लिया कि तुम एक नडर बच्चे हो और इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, लेकिन कोई भी पायरेट अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही वो प्रूव करता है कि वो एक फियरलेस बच्चा है। आज के बाद कभी भी ऐसी हरकत मत करना। अब प्रेजेंट डे में कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें ये लचीली पावर कहाँ से मिली थी। वो कोबी को बताता है, जब श्रैंक वापस आया था मुझे पता चला था कि कहीं वो ट्रेजर ले आया है। उसके बाद वो उसके ट्रेजर के पास जाता है, जहाँ उसे एक बॉक्स में एक पर्पल कलर का एक फल नजर आता है जिसे वो खा लेता है, जिससे उसे ये पावर मिली थी। उसके बाद हमें पास्ट में शैंक्स का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पायरेट आते हैं और दारू की मांग करते हैं, लेकिन दारू तो शैंक की टोली ने खत्म कर दी थी। शैंक उसे एक बोतल दारू की ऑफर करता है, लेकिन वो पायरेट उससे बोतल लेकर नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि मैं सस्ती दारू नहीं पीता, मुझे महंगी वाली चाहिए। वो शैंक को तंग करने के लिए ये कहकर सभी चीजों को नीचे गिरा देता है। शैंक एक अच्छा पायरेट था और उसके और भी पायरेट वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसे कुछ नहीं कहता और शांति से खुद से उस जगह की सफाई करने लग जाता है। ये सब लूफी देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शैंक से कहता है कि तुम एक नडर लुटेरे हो, तुमने उसे क्यों नहीं कुछ कहा, वो आपकी इंसल्ट करके चला गया। तब लूफी कहता है मैं उसे मारने जाऊंगा और शैंक उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया था। तभी शैंक को पता चलता है जो डेविल फ्रूट लेकर आया था उसे गलती से लूफी ने खा लिया है और उसकी सारी बॉडी स्ट्रेचेबल हो गई है। प्रेजेंट डे में कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें अब कहाँ जाना है। उस पर लूफी उसे बताता है कि हम ग्रैंड लाइन जा रहे हैं, जहाँ वन पीस छुपा हुआ है। कोबी लूफी से पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है। हमें यही पता है कि लूफी को ग्रैंड लाइन के रास्ते का पता नहीं होता। लूफी कहता है हम साथ हैं, मैरीन के बेस पर चलते हैं, जहाँ हमें वहाँ जाने के लिए मैप भी मिल जाएगा और तुम वहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए मैरीन बन जाना। इस दौरान हम एक लड़की नैमी को देखते हैं जो छोटी सी बोट पर मर रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी बोट पर पड़ती है, जहाँ उसे बोट में 2 आदमी दिखाई देते हैं। नैमी उन दोनों से मदद मांगती है, लेकिन जब वो उन्हें देखती है तो उसे मालूम होता है कि वो लुटेरे हैं, इसलिए नैमी अपने पास रखे बॉक्स को बचाने लगती है जैसे उसमें कोई खास चीज हो। वो दोनों ही देखकर अपनी बोट से उतरकर नैमी की बोट में आ जाते हैं। इस बॉक्स को खोलने लग जाते हैं। जब वो दोनों बॉक्स को खोलते हैं तो वो खाली होता है और अब दोनों की बोट्स को भी नैमी चुरा कर ले जाती है, क्योंकि नैमी भी लुटेरी थी। इसके बाद नैमी भी मैरीन बेस की तरफ निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोबी और लूफी भी मैरीन बेस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दीवारों के ऊपर बहुत से लुटेरे पायरेट्स की तस्वीरें लगी हुई थी। लूफी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि ओल्विडा की तस्वीर लगी हुई है, जिसे उसने अभी मार गिराया था, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं लगी क्योंकि वो भी तो लुटेरा था। फिर वो बार में खाना खाने जाते हैं, जहाँ
जोरो भी आ जाता है। उसके पास वही बोरी भी थी जिसमें उसने उसी 7th आदमी की बॉडी डाली हुई थी। जोरो के पास एक छोटी सी लड़की आती है और उससे खाने के बारे में पूछती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नैमी भी मैरीन बेस आ जाती है। उसे एक नेवी वाले की ड्रेस चाहिए थी। उसकी खातिर वो एक नेवी वाले को फंसा लेती है। तभी वो लड़की जोरो के लिए खाना लेकर आती है। वहीं पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हेलेम्पो था। वो शेल टाउन कैप्टन का बेटा था और वो इस चीज का बहुत फायदा उठाया करता था। आज भी उसने जोरो का खाना गिराकर उस पे पैर रख दिया था। उससे जोरो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है या तो इस खाने को खा या फिर इस बच्ची से माफी मांग। हेलेम्पो इस पर हंसता है और इससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा? तुम मुझे जानते नहीं, मैं कैप्टन का बेटा हूँ। वो तुम्हें मरवा डालेगा। आखिर जोरो भी तो किसी से कम नहीं था। वो हेलेम्पो और उसके सभी आदमियों को बुरी तरह मारता है और उससे कहता है आज के बाद इस बच्ची के खाने को हाथ मत लगाना और खाने की रिस्पेक्ट करना। ये सारी चीजें देखकर लूफी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वाओ, इतना अच्छा योद्धा अगर ये मेरी टोली में होता तो क्या ही बात है। इस फाइट के दौरान नैमी ने भी अपने हाथ की सिफाई दिखाकर उस नेवी वाले का ड्रेस अपने साथ ले गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरो को कैप्टन के बेटे को पीटने के जुर्म में उसे मॉर्गन के पास लाया जाता है। तभी हम मॉर्गन को देखते हैं जिसका एक हाथ कुल्हाड़ी का बना हुआ है और वो जोरो को कहता है या तो 7 दिन के लिए कैद हो जाओ या तो मैरीन को ज्वाइन कर लो। तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन जोरो तो जोरो था। वो कहता है मुझे 7 दिन कैद मंजूर है बट मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। जोरो इसलिए मैरीन ज्वाइन नहीं करता क्योंकि वो पायरेट्स का शिकार था। उसके बाद जोरो को कैद कर लिया जाता है। अगली रात को कोबी और लोफी दोनों एक छोटी सी बोट पर लेटे हुए थे। कोबी लोफी से कहता है कि मैं तो लोगों को बहुत अलग समझता था कि अच्छे लोग होंगे बट यहाँ तो सब बुरे हैं। कोबी ये सब इसलिए कह रहा था कि वो अलविदा की कई साल कैद गुजार चुका था। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। लोफी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अभी मेरी टोली में आ सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन कोबी कहता है मेरा एक ही सपना है कि मैं नेवी का कैप्टन बन के लोगों की मदद करूं। लोफी कभी भी किसी के सपने के बीच में कभी नहीं आता, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर ये तेरा सपना है तो इसे जरूर पूरा करो। फिर अगली सुबह लोफी ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने के लिए तैयार था। जोरो भी यहाँ पे बंधा हुआ था। हेलेपो भी उसे तंग करने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि बेटा मैं तुम्हें कभी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जोरो से कहता है 7 की बात है। उसके बाद यहाँ आ जाता है और लोफी जोरो को कैद में देखकर उसे आजाद करवा देता। उसके बाद लोफी इस रास्ते से वापस चला जाता है। यही नैमी भी उसी मैरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुरा के अंदर घुस गई होती है। नैमी भी ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आई थी लेकिन वही ऑफिसर यहाँ आकर नैमी को पहचान लेता। फिर ये दोनों मैरीन ऑफिसर नैमी पर हमला करते हैं मगर नैमी इन दोनों को मारकर उनका काम तमाम कर देती है। तभी ऊपर से लोफी टपकता है। लोफी ने सारी बातें सुन ली थी जिससे ये दोनों जान चुके थे कि वो दोनों ही यहाँ ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आते हैं। लोफी मैरीन के ऑफिस में जाने लगता है। ग्रैंड लाइन का मैप वही रखा हुआ है। तभी नैमी भी इसके पीछे आती है। अचानक उसके सामने मॉर्गन आ जाता है लेकिन वो नैमी को एक मैरीन ऑफिसर समझता है और नैमी कहती है मैं एक मुजरिम को पकड़कर लेकर आ रही हूँ, उसे अभी अभी अरेस्ट किया है। अब ये सुनकर मॉर्गन यहाँ से चला जाता है लेकिन चालाक नैमी ने मॉर्गन की जेब काट ली और उसके ऑफिस की चाबी भी चुरा ली थी। अब ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में घुस जाते हैं और दोनों ग्रैंड लाइन के मैप को ढूंढ रहे हैं। तभी मॉर्गन को वहीं 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो पिटे पड़े थे। वो दोनों मॉर्गन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की घुसपैठिया है। ये सुनकर मॉर्गन यहाँ इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है। दूसरी तरफ वो दोनों मैप की तलाश में लगे रहते हैं लेकिन देर बाद नैमी को वो तिजोरी मिल जाती है जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप था। लेकिन यहाँ एक समस्या थी कि वो तिजोरी नैमी से नहीं खुली। तभी बाहर मॉर्गन आकर इस दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर लोफी अपनी ताकत से पूरी तिजोरी को उठाता है और नैमी के साथ वहाँ से नीचे को कूद जाता है और दोनों जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन मैरीन सैनिक यहाँ आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं। लोफी और नैमी उनसे लड़कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी जोरो भी अपनी तलवारें लेकर यहाँ आ जाता है और देखता है कि ये दोनों मैरीन सैनिकों से पिट रहे हैं, इसलिए जोरो भी इनकी मदद करता है क्योंकि लोफी ने भी इसकी मदद की थी। फिर ये तीनों सारे मैरीन सैनिकों से फाइट करते हैं, उन सबको मार मार कर हरा देते हैं। मॉर्गन यहाँ आ जाता है। मॉर्गन के हाथ में हथियार था, मतलब कि उसका एक हाथ कुल्हाड़ी का बना हुआ था जिससे वो इन पर हमला कर देता है। तभी जोरो और लोफी इससे फाइट करते हैं लेकिन मॉर्गन काफी पावरफुल था, इसलिए अब जोरो को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ी और जोरो उसे निकालकर अपने मुंह से पकड़ लेता है और मॉर्गन को मारने लगता है। उसके बाद लोफी अपने गुमसुम पस्तो मूव से उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये तीनों मैरीन से बच जाते हैं और जोरो इनकी और मदद करता है और ग्रैंड लाइन की तिजोरी को उठाकर लोफी की शिप तक ले आता है। तभी मॉर्गन का बेटा हेलेपो गन लेकर यहाँ आ जाता है। तभी उसके मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता
देता है। लूफी कोबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि मैरीन सैनिक अब उनके पीछे पड़े होते हैं, मगर कोबी लूफी से कहता है कि मैं अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रुकूंगा और एक अच्छा मैरीन सैनिक बनूंगा। अब ये सुनकर लूफी जोरो और नेमी के साथ इस बोट को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से ग्रैब को देखते हैं जिन्होंने 22 साल पहले गोल्ड रॉजर को पकड़ा था। ग्रैब को पता चलता है कि मैरीन बेस से कोई इनका ग्रैंड लाइन का मैप चुरा कर ले गया है। ये जानकर ग्रैब इसी बेस पर आने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक जोकर को देखते हैं और उसे भी ग्रीन लाइन का मैप चाहिए था, इसलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे मैप चुराने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नेमी उसी बोट से आगे बढ़ रहे होते हैं। नेमी इस तिजोरी को खोल लेती है और इसमें इन्हें एक ग्रैंड लाइन का मैप मिलता है। फिर नेमी जोरो और लूफी को बताती है पूरी दुनिया का समंदर 4 हिस्सों ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू में बटा हुआ है और जमीन की लाइन को रेड लाइन कहा जाता है और इसके अलावा जो लाइन इसके बीच में है उसे रेड लाइन कहा जाता है। अब ये तीनों वहाँ जाकर वन पीस ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे, तभी इसी जोकर के लुटेरे यहाँ आकर उनकी बोट पर हमला कर देते हैं। वो बेहोशी की गैस को उन पर फेंकते हैं जिससे ये तीनों बेहोश होने लगते हैं। तभी लूफी इन लुटेरों को देखकर ग्रैंड लाइन के मैप को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब वो तीनों जागते हैं तो वो कैद हो चुके थे। लुटेरों ने उनकी सारी चीजें ले ली होती हैं, लेकिन लूफी कहता है कि ग्रीन लाइन मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अब तभी ये बॉक्स खुलता है और ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं और जोकर यहाँ शो दिखा रहे थे। यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी यहाँ इनका कैप्टन यानी कि वही जोकर आता है जो बताता है मेरा नाम बूगी है। लूफी उसे पहचान लेता है क्योंकि बूगी की भी तस्वीर उसी दीवार पर लगी हुई थी। बूगी भी एक पायरेट होता है और उसके ऊपर भी काफी सारे बीसियों का नाम लिखा हुआ था। लूफी बूगी से कहता है वो भी पायरेट का किंग बनने वाला है। बूगी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है वो वन पीस को ढूंढकर मैं पायरेट का किंग बनूंगा। अब बूगी उनसे ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। तभी चालाक नेमी अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है हमारे पास ग्रैंड लाइन के मैप से बढ़िया भी एक चीज है। ये कहकर नेमी लूफी की टोपी को उछाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं नेमी जब सर्कस से बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बूगी ने इन लोगों के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब तभी बूगी के लोग आकर नेमी को पकड़कर वापस बूगी के पास ले जाते हैं। उसके बाद बूगी के साथ जोरो और नेमी को पकड़कर यहाँ ले जाते हैं। यहाँ बूगी लूफी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ नहीं बताता। इस पर बूगी को शदीद गुस्सा आता है। फिर वो लूफी के हाथ और पैरों को बांधकर उसे खींचने लगता है, लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बॉडी स्ट्रेचेबल थी, उल्टा उसे और मजा आ रहा था। तभी बूगी लूफी की टोपी को देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है ये तो शैंक्स की टोपी है। बूगी कहता है तुम्हारी उम्र में मैं और शैंक्स एक ही टीम में थे, लेकिन फिर शैंक्स ने मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ बूगी लूफी से मैप लेने के लिए यहाँ एक बच्चे को मारने वाला था। तभी लूफी अपने आप को चढ़ाता है और गुमगुम पस्तु करते हुए बूगी की गर्दन उड़ा देता है, मगर सर अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। उसके बाद बूगी उसे ये बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह डेविल फ्रूट खाया था जिससे मुझे ये पावर मिली है। इसके बाद बूगी बेहोशी की गैस की मदद से लूफी को दोबारा बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोरो और नेमी अब कैद हो चुके थे, लेकिन नेमी के पास ताले को खोलने के लिए चाबी थी। नेमी इससे वो ताला खोलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ बूगी का एक आदमी आ जाता है जो जोरो का दुश्मन था, क्योंकि जोरो ने उस आदमी के भाई को और उसके पुराने साथियों को पहले दौड़ा कर मारा था, इसलिए अब ये जोरो को मारने वाला था और जोरो को घुमाता है और उसको चाकू मारने लगता है। लेकिन ये प्रो निशानेबाज था, इसलिए इसका एक भी निशाना सीधा नहीं लगता। अब नेमी लॉक खोल लेती है और उसको एक लात मारती है और उसके बाद जोरो उसे पकड़ लेता है। फिर नेमी जोरो को चढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैब जो कि इस देश के वाइस एडमिरल हैं, वो यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मॉर्गन इनसे झूठ बोल रहा था और बता रहा था कि इसके बेटे की गलती की वजह से वो पायरेट के ग्रीन लाइन का मैप चुरा कर यहाँ से ले गए। मॉर्गन कहता है कि कोबी नया कैडेट है, उसने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो वो मारा जाता। अब ग्रैब लूफी को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि कोबी लूफी के साथ मिला हुआ है और कोबी ग्रैब को सब कुछ सच बता देता है। कोबी कहता है मुझे लूफी ने ओल्वेडा से छुड़ाया था, फिर वो यहाँ आ गया और क्योंकि वो हमेशा से मैरीन बनना चाहता था, इसलिए वो मैरीन बनने के लिए यहाँ रुक गया। ग्रैब समझ जाता है कि कोबी सच कह रहा है, इसलिए ग्रैब लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बूगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर दिया होता है जिसमें समंदर पानी भर रहा होता है और समुद्री पानी की वजह से लूफी की ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे उसने वो डेविल फल खाया था। इसमें तैरने की शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ बूगी दोबारा से लूफी से वो मैप मांगता है,
मगर लूफी उसे वो मैप नहीं देता। तभी बूगी टैंक में पानी को बढ़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में लूफी को देखते हैं। तभी एक और पायरेट अपने साथियों के साथ आता है और लूफी को परेशान करने लगता है, मगर तभी शैक अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है और इस पायरेट की टीम को लंका लगा देता है। तभी वो पायरेट लूफी को लेकर समंदर में चला जाता है, मगर तब इनकी बोट पर एक बड़ा सा जीव हमला करता है, जिससे वो पायरेट पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ लूफी भी पानी में डूबने लगता है। तभी शैक आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और उस पर हमला करता है। शैक बीच में आकर लूफी को बचा लेता है। उसके बाद श्रेक उस मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे डराकर भगा देता है, मगर मॉन्स्टर ने श्रेक का एक हाथ खा लिया था और ये देखकर लूफी को काफी दुख होता है। मगर लूफी इससे समझ जाता है कि वो अब पायरेट बनने के लायक नहीं है। उसके बाद श्रेक लूफी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते समय श्रेक लूफी को अपनी टोपी देता है और लूफी के पास श्रेक की आखिरी निशानी थी। एक बार फिर सीन टाइम में शिफ्ट होता है। बूगी इस टोपी को खराब करने लगता है। लूफी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ जोरो और नेमी आ जाते हैं और टैंक को झटका देते हैं, लेकिन जोरो और नेमी मिलकर पहले ही इसके सारे साथियों का सफाया कर चुके थे और फिर टैंक भी टूटता है और लूफी बाहर आ जाता है। तभी लूफी के अंदर से वो मैप भी बाहर आ जाता है, लेकिन लूफी के लिए मैप से पहले उसकी टोपी जरूरी थी। लूफी टोपी उठाता है और उसके बीच बूगी और वो मैप उठा लेता है। तभी जोरो तलवार से बूगी पर हमला करता है, लेकिन अपने स्पेशल पावर की मदद से बूगी जोरो की तलवार से बच जाता है। अपने स्पेशल पावर से शरीर के कई सारे टुकड़े करके जोरो और नेमी पर हमला करके इन्हें मार रहा था। तभी लूफी से फाइट करने के लिए उठता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बूगी लूफी पर भारी पड़ रहा था। तभी लूफी को यहाँ कई सारे बॉक्स दिखते हैं। लूफी नेमी को वो बॉक्स देता है और उसके बाद जोरो और लूफी मिलकर बूगी के टुकड़े को पकड़कर उस बॉक्स की तरफ फेंकते हैं और नेमी इन्हें कैद कर देती है। फिर बूगी अब छोटा हो जाता है। इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव से बूगी को यहाँ से उड़ा देता है। फिर लूफी वो मैप नेमी के हाथ में सौंपता है, क्योंकि अब तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद लूफी, जोरो और नेमी यहाँ पे कैद लोगों को आजाद करते हैं। अगले सीन में दूसरी तरफ क्रैब वहाँ के कैप्टन मॉर्गन को कैद कर लेता है, क्योंकि कैप्टन मॉर्गन एकदम करप्ट कैप्टन था। उसके बाद क्रैब कुछ नए मैरीन सैनिकों को लेकर खुद लूफी को पकड़ने का फैसला करता है। इसके नए मैरीन सैनिकों में मॉर्गन का बेटा लोपो और कोबी भी शामिल होते हैं। ये लोग लूफी को पकड़ने के लिए समंदर में निकल जाते हैं। वहीं लूफी इन लोगों को आजाद करने के बाद जोरो और नेमी के साथ अपने नए सफर को निकल जाता है। यहाँ वो शैक की दी हुई टोपी को तक रहा होता है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट जल्दी से रिलीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।